पिछले 10 सालों में इस देश में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और इसका औसत निकालें तो हर दिन लगभग 25 स्कूल बंद हुए हैं। यानी कि आगे भी इसी तरह से बंद होते सर रह सकते हैं। तो ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जहां पे एक बहुत बड़ी आबादी सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर है, भले ये बात अलग है कि सरकारी नौकरी चाहिए और एम्स जैसे सरकारी संस्थान से बहुत अच्छी मेडिसिन भी चाहिए, दवाई चाहिए, इलाज चाहिए, लेकिन स्कूलों की हालत बदतर होती जा रही, ये भी इस देश की सच्चाई है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? नीति आयोग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिससे ये सारी बातें क्लियर होती है। चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहीं से कि खबर क्या है। देखिए, नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि 10 सालों में यानी कि 2014-15 से 24-25 के दौरान 94,000 जो सरकारी स्कूल बंद हुए, वो चिंता की बात है। और क्योंकि 2.26 करोड़ बच्चों की एनरोलमेंट में गिरावट आई, यानी कि हर साल जितने बच्चे पढ़ रहे थे सरकारी स्कूलों में उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है 2.26 करोड़। तो आखिर ये गए कहां? एनरोलमेंट अगर वहां नहीं हुई, इसका मतलब क्या वो प्राइवेट में एनरोल हुए? या सभी के सभी तो नहीं हुए होंगे प्राइवेट में, तो कहां हुए? ये एक चिंता की बात है। और सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 2005 में, आज से अगर हम 21 साल पहले देखें, तो 100 में से 71% जो हिस्सेदारी थी सरकारी स्कूलों की थी पूरे बच्चों के एनरोलमेंट, यानी कि जहां से बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद अभी की स्थिति 2024-25 में है कि यह 49.24% हो गई है। 2 साल पहले ही हो गई थी, यानी कि अभी तो और कम हो गई होगी। यानी कि अब आधे से कम हिस्सेदारी है स्कूली शिक्षा में सरकारी स्कूलों की। पूरे देश का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। तो यहां पर चिंता की बात यही है कि जिस देश में 80 करोड़ आबादी को अनाज मिल रहा है, अनाज दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि उनकी स्थिति बहुत, आर्थिक स्थिति खराब है। वहां पर आधे से भी कम हिस्सेदारी सरकारी स्कूलों की है, तो वो बच्चे कहां पढ़ पाएंगे? और ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं। तो ये सारी की सारी जो रिपोर्ट आई है वह स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी इन्हांसमेंट, ये रिपोर्ट है। तो सबसे ज्यादा चर्चा की बात यही कि जो गरीब और ग्रामीण बच्चे वाले इलाके हैं, सबसे ज्यादा पे प्रभाव वहां पे दिखा है। बहुत सारे ऐसे स्कूल बंद हो गए हैं जहां पे एनरोलमेंट नहीं हो रहा था, जैसे कि कुछ सालों तक एनरोलमेंट ही नहीं हुआ तो वो बंद हुए। कुछ ऐसे स्कूल थे जहां पे बहुत कम एडमिशन थे, पढ़ाई कम हो रही थी या बहुत लिमिटेड थी, वहां पे भी कुछ स्कूल बंद हुए। कुछ स्कूल जो मर्ज हो गए, ऐसे भी कुछ चीजें मिली कि सरकारों ने ये प्रयास किया कि कुछ स्कूल में एडमिशन कम है, कुछ स्कूल में ज्यादा है, पास की ही स्कूल है, लेकिन उसको मर्ज करके एक में बना दिया। लेकिन सीधी सी बात है कि राइट टू एजुकेशन भी इस देश में है। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 से काम कर रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। अब उसमें दिक्कत है कि वहां पे एक धारा 6 है जिसपे ये बात कही गई है कि पास में, पड़ोस में स्कूल हो सकता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब ये अधिकार है फंडामेंटल राइट के तहत, इसके लिए लोग न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो सरकारी काम दिखा उसमें ये दिखा कि स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। तो यानी कि कुछ लोगों के पास जो स्कूल थी वो अब नहीं होगी। जब स्कूल पास में अब नहीं होगी तो वो शायद एनरोलमेंट इसी वजह से ना हो रहा हो। दूसरी बात, प्रोग्रेसिव स्कूल को खतरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वही हुआ है जो मर्ज हुआ है। और अगर सिर्फ मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, वहां पे बहुत विस्तृत डेटा मिला कि मध्य प्रदेश में अकेले 7.37 लाख बच्चे किसी स्कूल में दर्ज ही नहीं है। यानी कि हम सोचे कि हम इतने सारे अभी स्कूल चले, अभियान हम बना रहे हैं, इतने सारे योजनाएं लेके आ रहे हैं, मिड डे मील लेके आ रहे हैं, पीएम पोषण योजना लेके आ रहे हैं, और उसके बाद भी इतने बच्चे अगर एडमिशन ही नहीं लिए तो यानी कि उन तक पहुंचा ही नहीं जा सका। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो आंकड़े देखें तो 7.37 लाख बच्चों का कोई स्कूल रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है कि शिक्षा के अधिकार से ही ये वंचित है। फिर झाबुआ शिवपुरी में अकेले 29,000 बच्चे हैं जो ड्रॉप बॉक्स श्रेणी में है। ड्रॉप बॉक्स श्रेणी का मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल ही नहीं आ रहे हैं लगातार लंबे समय से, यानी कि वो स्थिति बनी हुई है कि एक तरह से आगे चल के हम कह सकते हैं कि इनका स्कूल छूट गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए, हम कोई जो मरीज है वो बहुत ज्यादा बीमार होता है, हॉस्पिटल है, तो हम उसको कहते हैं रिस्क बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क में है ये मरीज। तो हाई रिस्क का मतलब ये है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो ड्रॉप बॉक्स श्रेणी का मतलब है कि वहां पर स्थिति खराब है, ऐसे बच्चों का स्कूल छूट सकता है। फिर 3,500 से ज्यादा स्कूलों में एक भी नया दाखिला नहीं हुआ और 6,500 में 10 से कम दाखिले हुए। आप सोचिए कि दाखिले ही नहीं हो रहे हैं तो स्कूल फिर चलेंगे कैसे? ऐसे स्कूल भी बंद हुए हैं। और राज्य भर में 11.38 लाख ड्रॉप बॉक्स है, यानी कि इतने सारे बच्चे पूरे राज्य में हैं जो रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है, जिसके बहुत सारे कारण भी हैं कि वो खुद भी काम करने में लगे हुए हैं, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, स्कूल दूर है। और इसके साथ ही 1.23 लाख ड्रॉप आउट हो गए, यानी कि वो छोड़ ही चुके हैं बच्चे स्कूल। और 1.55 लाख ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर का स्कूल छूट गया।
जो विस्थापित हो गए, यानी कि जो मजदूरों के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के आंकड़े बताते हैं। और सरकार के अपने कार्यक्रम 7.5 लाख बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाए। ये एक मोटा आइडिया लगता है 7.3 लाख वाला, कि ये सरकार की हम देखें तो अभी वहां तक पहुंच नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे एक स्कूल संख्या में हम देखें गिरावट भी देखने को मिलती है, तो 1.22 लाख से घटकर 99,411, यानी कि लगभग 1 साल में 22,600 स्कूल वहां पे कम हुए मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े दिखाई देते हैं। अब इससे भी ज्यादा स्कूल जो बंद हुए हैं वो तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 2014-15 से 19-20 के दौरान 24,590 देश में सबसे ज्यादा स्कूल सरकारी बंद हुए उत्तर प्रदेश में, और 1.63 लाख से इनकी संख्या 1.38 लाख हो गई थी। जम्मू कश्मीर में भी ये बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है कि बच्चों को अब रोज 4 से 6 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पास में स्कूल नहीं है, जबकि मैंने क्या कहा था कि जो राइट टू एजुकेशन है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य मुफ्त शिक्षा की बात हुई। उसके मैंने बताया कि एक प्रावधान ये है कि पास में पड़ोस में स्कूल होना चाहिए, तो नहीं है, इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, तो सीधी सी बात है स्कूल ड्रॉप आउट या ड्रॉप बॉक्स में तो ये आएंगे ही। और 4300 प्लस स्कूल वहां बंद भी हो चुके हैं, जहां पे 23,167 से घटकर 18,785 स्कूल रह गए हैं। और शिक्षकों के पद भी खाली हैं, क्योंकि देखिए पूरा राइट टू एजुकेशन ये तो कहता है कि शिक्षा का अधिकार है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा इतनी बात होती है कि स्कूल में एडमिशन हो जाना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यहां से नहीं पूरी होगी, बात ये भी देखनी होगी कि स्कूलों में शिक्षा कैसी हो रही है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है। जैसे आप कई बार सुनते होंगे कि सरकारी स्कूलों में एक टीचर है, प्राइमरी स्कूल है, कक्षा 1 से 5 तक की क्लास लग रही है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक टीचर है। अब वो 1 से 5 तक के बच्चों को इकट्ठा अकेले पढ़ा रहा होगा, तो ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता क्लास बाय क्लास कैसे डिसाइड होगी, बच्चे पर निजी ध्यान कैसे दिया जा सकेगा, उसमें उसके बुद्धि का विकास और बेहतर तरीके से कैसे कराया जा सकेगा। तो ये चैलेंजेस तो हैं ही। राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो यूडीआईएसई प्लस, इस अब ये क्या है, ये एक सिस्टम है। यूडीआईएसई प्लस आपको ये पता होना चाहिए क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो भारत सरकार का एक डेटा सिस्टम है जहां पे देश के हर स्कूल की जानकारी हर साल इकट्ठा की जाती है, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। कैसी जानकारी, जैसे स्कूलों की संख्या, एनरोलमेंट कितने हुए, शिक्षक के पद, बुनियादी सुविधाएं क्या है, ड्रॉप आउट दर क्या है, ये सारा डेटा इससे अपडेट होता रहता है हर साल। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है और सभी स्कूल सरकारी प्राइवेट सभी के लिए है। तो इससे जो डेटा आया इस डेटा सिस्टम से कि सरकारी स्कूलों की संख्या 11.07 लाख थी 14-15 में, जो 10.17 लाख हो गई। लगभग 89,000 स्कूल, या उससे ज्यादा हम कह सकते हैं कि बात कही गई कमी है। निजी स्कूलों की संख्या 2.88 से 3.31 लाख, यानी कि निजी स्कूल बढ़े हैं इस देश में। और ट्रांजिशन रेट की बात करें तो 91.58 से 86.6%, यानी कि ऊपरी प्राथमिक से माध्यमिक, यानी कि ट्रांजिशन रेट का मतलब ये होता है कि 5वीं के बाद आगे की कक्षाओं में कोई जाना है, जैसे 6, 7, 8, फिर उसके बाद 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, तो इस दौरान 12वीं तक पहुंचते पहुंचते वो जो है ना बीच बीच में ड्रॉप आउट होते रहते हैं बच्चे। तो वो पूरी तरह से हम देखें ट्रांजिशन रेट में गिरावट ये बताती है कि स्कूलों की कमी या दूरी भी एक बड़ा कारण बनती जा रही है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। सीधी सी बात है, सरकारी स्कूल पे बच्चे अगर कोई पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे फीस की एक सुविधा है कि फीस की चिंता नहीं। तो गरीब, एससी, एसटी, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, भारत में दुनिया की 60% गरीबी रेखा से नीचे जो आबादी है, उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। सरकारी स्कूल में ज्यादातर वही बच्चे हैं। लड़कियां सबसे पहले निकाली जाती है, ये भी चिंता। देखिए आमतौर पर अगर घर से स्कूल दूर है, तो अगर घर में दो है, एक लड़का है एक लड़की है, तो ये देखा गया कि लड़की की शिक्षा पहले बंद होगी, लड़के की होगी भी तो बाद में लड़के की होगी। तो ये ट्रेंड जो है जो बता रहा हूं, जो मैंने कहा कि एक स्कूल में एक शिक्षक है लेकिन कक्षाएं 5 हैं, एक चिंता की बात तो ये है ही गुणवत्ता को लेकर के। अब यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र की या राज्य की? देखिए यहाँ पे एक बात आती है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का मतलब क्या हो गया, एक संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती। समवर्ती का मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। और राइट टू एजुकेशन की बात करें, खुद एक केंद्रीय कानून है। अब देखिए अभी हाल ही में संसद में वहां पे कैबिनेट मंत्री ने कहा क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है तो राज्य की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर बनती है। लेकिन जब राइट टू एजुकेशन खुद एक केंद्रीय कानून है, केंद्र सरकार लेके आई है,
और वहां पे फिर पड़ोस में आसपास में स्कूल नहीं है, तो इस तरह से देखें तो लागू करने की केंद्र की भी एक जिम्मेदारी तो बनती है। और केंद्र का हस्तक्षेप भी हम देखें तो हाल फिलहाल में कई राज्यों में हमने सुना भी है कि है, जैसे दक्षिण के राज्यों ने कई बार ये चिंता जाहिर की त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने के लिए। क्या किया गया कि जो फंड का आवंटन होता है शिक्षा के लिए केंद्र द्वारा, वो ये कह दिया गया राज्यों को तब दिया जाएगा जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, भाषा नीति को अपने राज्य में लागू करेंगे। तो ये विवाद काफी ज्यादा हाल फिलहाल में रहा है, दक्षिण के राज्यों में भी आपने सुना होगा। अब बात की जाए कि आरटीआई एक्ट नाकाफी क्यों साबित हो रहा है, यानी कि पर्याप्त क्यों नहीं है। मैंने क्यों कहा कि गुणवत्ता की कोई बाध्यकारी गारंटी नहीं है। एडमिशन हो जाए सरकारी स्कूलों में, इतना ही शिक्षा का अधिकार अभी तक आमतौर पर प्रैक्टिकली दिखाई देता है। अधिकार है पर लागू करने की ताकत नहीं। मैंने कहा कि आसपास में स्कूल, अगर लोगों को ये प्रावधान ही नहीं पता कि उनका हक बनता है कि उनके पड़ोस में आसपास में कुछ दूरी पे स्कूल होना चाहिए, तो उस हक को कैसे मांगेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस मामले में अगर कोई अपने अधिकारों को लेकर के कोर्ट जाना चाहता तो वकील चाहिए, उसका खर्चा चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, तो वो न्याय प्राप्त करने में भी उसको काफी मुश्किल आएगी, जो एक वंचित वर्ग समूह को पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे राज्य, स्कूल, परिवार बराबरी की शक्ति मान ली जाती है। मान लिया जाता है कि परिवार के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को शिक्षा मिले। लेकिन यहां पे हम देखें तो परिवार के स्तर पे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। उन समस्याओं को हम ये देखें कि क्या समस्याएं हैं, उससे कैसे निकाल के बच्चों का एनरोलमेंट कराया जाए। और व्यवहारिक रूप से न्यायसंगत ये नहीं दिखाई देता है आरटीआई की सिर्फ एडमिशन की बात हो रही है, गुणवत्ता की बात नहीं हो रही, तो इस पर भी बात करनी बाकी है। और स्कूल प्रबंधन समितियों की बात करें तो यहाँ पे होता है जो स्थानीय समुदाय है, जो जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनको लेकर के एक समिति के माध्यम से ये देखा जा सके कि हर स्कूल की बेहतरी के लिए क्या प्रयास हो सकता है। लेकिन ये समितियों वाला प्रावधान तो जमीनी स्तर से ज्यादा कागजी स्तर पर रहता है, ये भी चिंता देखी गई है। एक पक्ष लेकिन ये भी कहता है कि ऐसा नहीं कि स्कूलों में एडमिशन या एनरोलमेंट रेट कम हो रहे हैं सरकारी स्कूलों में, या स्कूलें कम हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि समस्या ही है। उसके पीछे कुछ बेहतर चीजें भी, जैसे कहा गया कि जन्म दर में भी एक गिरावट आई है पिछले कुछ सालों में, तो गिरावट की वजह से अगर जन्म दर कम है तो जो हम देखते हैं कि वो कुछ करोड़ संख्या कम हुई है एनरोलमेंट की, तो इस वजह से भी कम हुई होगी। दूसरा, ऊपरी कक्षाओं तक पहुंचना भी घट रहा है। ट्रांजिशन रेट 91.58% से 86.6% हो गया। एक पक्ष ये भी है कि एडमिशन तो शुरू में होता है लेकिन बाद में जो बड़े एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, वहां तक नहीं जा पा रहे बच्चे, क्योंकि वो तो और दूर है, हर किसी के पास में नहीं है बड़े स्कूल। फिर समग्र शिक्षा योजना की बात करें, सरकार का जवाबी तर्क ये है कि फंडिंग तंत्र अब मौजूद है, ये दिखाई देता है, लेकिन अभी इसमें हमें देखना है, गुणवत्ता पे जाना पड़ेगा। और सिर्फ गरीब राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में अगर हम देखें, ऐसा नहीं कि उन राज्यों में जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, दिल्ली में भी देखें तो वहां पे भी 2020 से अभी 200 प्लस स्कूल बंद हुए हैं, कई बच्चों को दाखिला नहीं हुआ है। तो ये चिंता देश के स्तर पर है, हर राज्य में कुछ ना कुछ स्तर पर ये देखने को मिल रही है। तो चिंताओं की बात करें तो समानता का अब सवाल आता है, क्या शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो भी गुणवत्तापूर्ण। दूसरा, लिंग असमानता की बात करें तो लड़कियों की शिक्षा पर एक दीर्घकालिक खतरा पहले बनता है, जैसा कि हमने बताया, और शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर बनता है जब अब शिक्षक कम होते हैं या फिर शिक्षा की जो क्लासेस हैं वो पर्याप्त नहीं होती हैं। फिर उसके बाद संघवाद का टकराव हमने देखा, जवाबदेही, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है तो एक तरफ राज्य है, एक तरफ केंद्र है, तो जिम्मेदारी ज्यादा किसकी बनती है। और फिर उसके बाद कानून की सीमाएं देखें तो आरटीआई, मैंने कहा कि आरटीई, राइट टू एजुकेशन, लागू करवाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अधिकारों का, प्रावधानों का जब पता ही नहीं होगा तो लोग प्रशासन के पास या न्यायपालिका के पास कैसे पहुंचेंगे। तो ये सारी बातों के साथ ही अब बात ये आती है, इन सारे बातों में उपाय, तो स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्रिय करना होगा, मुफ्त सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट सुविधा भी दी जा सकती है, और ड्रॉप ऑफ जैसे ट्रैकिंग तंत्र को मजबूत करना होगा। अगर हम ये ट्रैक कर पा रहे हैं कि ये स्थिति है जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं बच्चे, तो उन कारणों को समझ के निवारण करना होगा, और शिक्षक भर्ती में तेजी लानी होगी, जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो है वो बेहतर करना होगा। केंद्र की स्पष्ट सक्रिय भूमिका और बेहतर हो सकती है समवर्ती सूची के मामले में, और आरटीई को व्यवहारिक रूप से न्यायसंगत बनाना होगा कि वो जमीनी स्तर पर और बेहतर तरीके से लागू हो पाए। तो ये सारी बातें अगर आप देख चुके हैं तो यहां पे सब समझने के बाद जनसांख्यिकी बदलाव भी हुआ है, एक रीजन तो ये भी था, प्रशासनिक फैसलों की आवश्यकता है, ये समझ में आया, संघीय खामियां भी हम देख सकते हैं,
कानून क्रियान्वयन की कमजोरी है, ये सब आपस में जुड़े हैं। अब आगे देखना होगा केंद्र राज्य मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकते हैं, ट्रैकिंग कितनी बेहतर हो सकती है, जमीनी भागीदारी हर स्तर पर कितनी बेहतर हो सकती है, ड्रॉप बॉक्स जैसी चीजों को हम लेकर के हम और आगे उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। अब एक जरूरी जानकारी, एक सवाल है आपसे कि राइट टू एजुकेशन किस वर्ष लागू हुआ, यानी कि कब से लागू हुआ, यह बता दीजिएगा। और दूसरा, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे शामिल किया गया है। और एक तीसरी बात, ये जरूरी जानकारी कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप चाहते हैं दृष्टि आईएएस की दिल्ली वाली क्लास, करोल बाग वाली या नोएडा सेक्टर 15 वाली अपने घर से करना, तो वो आपके दृष्टि लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, जिसके लिए कोर्स है आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि 400 प्लस क्लासेस आपकी ऐप में आपको मिलेंगी और ये वही क्लासरूम वाली क्लास होंगी। और इसके साथ ही आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा। तो सारा जो कुछ भी आप पढ़ेंगे पीडीएफ में नहीं, सॉफ्ट कॉपी में नहीं, क्लास आपकी ऑनलाइन होगी लेकिन हार्ड कॉपी में आपके नोट्स होंगे। और प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ में मिलेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। एआई इंटीग्रेटेड है, यानी कि अपनी क्लासेस को आप एआई के माध्यम से आसानी से समझ सकेंगे, ये सुविधा भी इस कोर्स में है। और उसके साथ ही आपको एकेडमिक जो हम कहते हैं सपोर्ट और अन्य कुछ किताबों का सपोर्ट भी मिलेगा। ये सब कुछ आपको कैसे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे ओपन कर लीजिएगा या फिर आप सीधे कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हमारी मुलाकात अगले सेशन में फिर से होगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।